My dear students, once again welcome to all of you. Students, in this lecture we will study about the Pythagoras theorem. Student, this is second lesson of geometry. Pythagoras theorem. Pythagoras theorem तो हम लोग 7th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं. 7th में हमने पढ़ा, 8th में पढ़ा, 9th में पढ़ा. लेकिन हमने 7th 8th 9th में क्या पढ़ा? सिर्फ इसको कैसे अप्लाई करते हैं, हमने इसका एप्लीकेशन सीखा. मतलब पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से कोई सम हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, हमने अब तक यही पढ़ा. अब 10th स्टैंडर्ड में ये जो पाइथागोरस थ्योरम है स्टूडेंट, इसको हम लोग प्रूफ करना भी सीखेंगे और इसका एप्लीकेशन भी सीखेंगे. तो 10th स्टैंडर्ड में क्या सीखना है? ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ना, इसका प्रूफ भी सीखेंगे और इसका एप्लीकेशन भी सीखेंगे. तो पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? पाइथागोरस थ्योरम, पहली चीज जो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में मुझे याद रखना है वो क्या है स्टूडेंट? पाइथागोरस थ्योरम ऑलवेज अप्लाई ओनली इन राइट एंगल ट्रायंगल. पाइथागोरस थ्योरम ऑलवेज अप्लाई ओनली इन राइट एंगल ट्रायंगल. किस में अप्लाई करते हैं इसको हम लोग? सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई कर सकते हैं. बट व्हाट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है? अ ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री, देन दिस इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल. कोई भी ट्रायंगल जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री हो तो उस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल. तो पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई कर सकते हैं. अच्छा, अब अप्लाई कैसे करते हैं? हमने 7th 8th 9th में सीखा है कैसे अप्लाई करते हैं. इसका स्टेटमेंट क्या है? व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड्स. ओके माय डियर स्टूडेंट, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल क्यों है? इसका एक एंगल 90 डिग्री है. अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड को हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं. विच साइड इज हाइपोटेन्यूज? अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री. स्टूडेंट, दिस एंगल इज 90 डिग्री, इट्स अपोजिट साइड इज AC एंड AC इज नोन एज हाइपोटेन्यूज. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, which side is hypotenuse? AC. स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड्स. रिमेनिंग साइड्स मतलब एक तो इसका हाइपोटेन्यूज हो गया, रिमेनिंग मतलब बची हुई साइड. कौन सी साइड बच गई? AB एंड BC. दिस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड्स. ओके डियर, तो यही है पाइथागोरस थ्योरम. यही हम लोग अब तक अप्लाई करते आए हैं, यही फार्मूला हम लोग यूज करते हैं. 7th में यूज किया, 8th में यूज किया, 9th में यूज किया. तो आपको कुछ चीजें याद हो गई, जैसा कि पाइथागोरस थ्योरम किस में अप्लाई करना है? केवल राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई करना है. अच्छा, इसके बाद ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें हमको साइड समझ में आ गई. हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज नोन एज हाइपोटेन्यूज. तो ये तो हो गया पाइथागोरस थ्योरम. और इसका कन्वर्स भी होता है, कन्वर्स भी होता है. अब इसी लेसन में हम लोग इसको प्रूव भी करेंगे. क्या हम लोग इस लेसन में करेंगे? ये पॉसिबल कैसे हुआ स्टूडेंट? दिस इज नोन एज पाइथागोरस थ्योरम. थ्योरम हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. व्हाट इज अ थ्योरम? थ्योरम क्या होता है? थ्योरम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट. थ्योरम क्या होता है? मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच आर प्रूव्ड लॉजिकली, जिसको हम लोग लॉजिकली प्रूव करते हैं. और जो थ्योरम होता है ना, हमेशा ट्रू होता है. ऐसा आप नहीं बोल सकते कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये ट्रू है, लेकिन हमको प्रूव करके देखना है कि कैसे आ गया है. आपको याद होगा 9th स्टैंडर्ड में हमने बहुत सारे थ्योरम किए हैं, लेकिन उसमें से हमने एक किया था आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम. आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम याद आ रहा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम. इन एनी ट्रायंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. मतलब कोई ट्रायंगल है, उसमें अगर दो साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है. ये ट्रू है. थ्योरम मतलब क्या होता है? ट्रू स्टेटमेंट. ट्रू स्टेटमेंट जिसको हम लोग सिर्फ प्रूफ करते हैं कि कैसे हुआ है.
तो बात समझ में आ गई। तो पाइथागोरस थ्योरम, इसमें हम लोग इसका प्रूफ भी देखेंगे, इसका कन्वर्स क्या होता है वो भी देखेंगे। अब हमारा जो लेसन है स्टार्ट होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट से। तो फर्स्ट पॉइंट इस लेसन में हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो पाइथागोरस से ही आया है। पाइथागोरस जो नाम है, मैथमेटिशियन थे, उनके ही नाम से इसको पाइथागोरियन कह दिया। ट्रिपलेट मीन्स क्या होता है? पेयर। आप समझते हैं पेयर, समझते हैं क्या? पेयर में हमेशा कितनी चीजें होती है? दो चीज होती है। दो नंबर्स ले लो, कोई भी दो चीज मिलकर के पेयर बनाती हैं। पेयर में हमेशा क्या होता है? टू थिंग्स, दो चीज मिलकर के क्या बनाती हैं? पेयर बनाती। समझो हमने कोई नंबर्स इधर लिख दिया, 2 लिख दिया, 5, दिस इज अ पेयर ऑफ नंबर्स, पेयर ऑफ नंबर्स। अब समझो हमारे हाथ में ये है चॉक होल्डर, आई हैव 2 चॉक होल्डर, देन स्टूडेंट दिस इज अ पेयर ऑफ चॉक होल्डर, अ पेयर ऑफ चॉक होल्डर। अच्छा, अब समझो हमारे हाथ में दो चॉक है, दिस इज अ पेयर ऑफ चॉक, अ पेयर ऑफ चॉक। पेयर में हमेशा क्या होता है? दो चीज मिलकर के एक पेयर बनाती है। तो ऐसे ही जो एक ट्रिपलेट है, 3 चीजें मिलकर के एक ट्रिपलेट बनाती है। अब यहाँ हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो यहाँ पर नंबर से काम है, हमको नंबर से रिलेटेड ट्रिपलेट हमको देना है। समझो हमारे पास सपोज दैट वी हैव 3 चॉक, 3 chalks are there but they are in different color, but they make a triplet। ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं? ट्रिपलेट। तो सीधी सी बात क्या हमको समझना है कि 3 नंबर्स मिलकर के एक ट्रिपलेट बनाते हैं। कोई भी 3 चीज को एक साथ में ले लिया, दैट इज अ ट्रिपलेट। तो हमको नंबर्स का ट्रिपलेट यहाँ पर पढ़ना है। जैसे समझो हमने लिख दिया 2, 5 लिख दिया, दिस इज अ पेयर ऑफ नंबर्स। अगर हम समझो 3 नंबर्स यहाँ पर लिख दें, 3, 4 लिख दिया, एक दूसरा नंबर ले लिया 7, तो स्टूडेंट दिस इज अ ट्रिपलेट। क्या है ये? ट्रिपलेट है। अब कौन सा ट्रिपलेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा? अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम किस में अप्लाई करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल में। एंड यू नो इन एनी ट्रायंगल और इन राइट एंगल ट्रायंगल देयर आर 3 साइड्स। कितनी साइड होती है? 3 साइड होती है। अच्छा, जब 3 साइड है तो तीनों का कुछ न कुछ मेजरमेंट होगा, तीनों साइड का कुछ न कुछ मेजरमेंट होगा। तो ये जो तीनों का मेजरमेंट है ना, वही मिलके क्या बनाते हैं? ट्रिपलेट बनाते हैं। लेकिन हर एक ट्रिपलेट, बट एवरी ट्रिपलेट इज नॉट ऑलवेज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। हर एक ट्रिपलेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होता है। 3 नंबर्स को एक साथ में आपने ले लिया, ट्रिपलेट तो है ही है, लेकिन पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन सा ट्रिपलेट कहलाएगा? कौन से ट्रिपलेट को हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहेंगे? तो पाइथागोरस थ्योरम जैसे आपको मालूम है कि राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होता है, तो ऐसे ही सपोज दैट वी हैव अ ट्रिपलेट 3, 4, 5, स्टूडेंट दिस इज अ ट्रिपलेट है ना। अब हम लोग कैसे चेक करेंगे? स्टेट फॉलोइंग ट्रिपलेट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट और नॉट। पहला क्वेश्चन ऐसे आता है, ट्रिपलेट आपको दिया रहेगा और आपको चेक करना है कि जो ट्रिपलेट दिया है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे? द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड, स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड is equal to sum of the square of remaining sides, then we can say given triplet is a Pythagorean triplet। बात समझ में आई क्या? अच्छा, थोड़ा सा इधर अब आ जाते हैं। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूस इज द बिगेस्ट साइड, लार्जेस्ट साइड। विच साइड इज लार्जेस्ट? हाइपोटेनियस। मतलब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस होता है, सबसे बड़ी साइड वही होती है। तो इसका ही वहां पर यूज किया है। स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड, किसका स्क्वायर निकालना है? लार्जेस्ट साइड। विच साइड इज लार्जेस्ट साइड? कौन सी बड़ी साइड है इसमें? 5। स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 5? 25। लेट दिस इज 1, इसको क्या कंसीडर कर लिया? 1। एंड स्क्वायर ऑफ सम ऑफ
एंड सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड्स। स्टूडेंट रिमेनिंग साइड्स आर, तो इसमें रिमेनिंग साइड्स क्या है, 5 तो लार्जेस्ट साइड हो गई, देन रिमेनिंग साइड्स आर 3 and 5। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड्स, स्क्वायर ऑफ 3 is 9 plus square of 4 is 16, 16 plus 9 is 25। This is the sum of the square of remaining side, this is also 25। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं क्या, square of largest side 25 and sum of the square of remaining sides is also 25। Therefore student we can say this triplet is a Pythagorean triplet। तो from equation 1 and 2 square of 5 is equals to 3 square plus square of 4। ये दोनों की वैल्यू सेम है, 5 का स्क्वायर कितना 25 and sum of the square of these two numbers is also 25। Therefore we can say this triplet is a Pythagorean triplet। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, since square of the largest number is equals to the sum of the square of remaining sides, therefore triplet, कौन सा ट्रिपलेट, which triplet, therefore triplet 3 4 5 is a Pythagorean triplet, a Pythagorean triplet। ओके स्टूडेंट, तो ट्रिपलेट आपको समझ में आए क्या, कोई भी ट्रिपलेट हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है, स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड एंड सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, इफ दीज टू आर इक्वल देन वी कैन से दिस ट्रिपलेट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अच्छा, ये तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एग्जांपल ले लिया, एक हम लोग दूसरा और एग्जांपल से इसको समझते हैं। चलिए एक दूसरा एग्जांपल और भी हमने कंसीडर कर लिया। सपोज दैट नेक्स्ट ट्रिपलेट वी कंसीडर 4 7 and 11। ओके स्टूडेंट, दिस इज आल्सो अ ट्रिपलेट, ये भी ट्रिपलेट है। मैंने एक चीज आपको बताया, हर एक ट्रिपलेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होता है। कौन सा ट्रिपलेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, जिसमें बड़ा नंबर जो है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड्स, देन वी कैन से दैट ट्रिपलेट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। स्टूडेंट, इन दिस ट्रिपलेट व्हिच नंबर इज लार्जेस्ट नंबर, 11 is largest number, square of 11 is 121। suppose that this is equation 1 and remaining numbers मतलब कौन कौन सा नंबर बच गया, 4 and 7। sum of the square of remaining numbers, square of 4 is 16, square of 7 is 49। दोनों को प्लस कर दो, 9 plus 6 कितना 15, 4 plus 1 5, 1 कैरी कितना हो गया 65। तो 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 65। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो क्या इक्वेशन 1 and 2 से 11 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, इसके इक्वल हुआ क्या, नहीं हो रहा है। देखो 11 का स्क्वायर कितना आया 121 एंड सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड्स इज 65। देयरफॉर स्क्वायर ऑफ 11 इज नॉट इक्वल टू दिस। देयरफॉर स्टूडेंट, दिस ट्रिपलेट इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। समझ में आ गया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट समझ में आ गया क्या। कोई भी ट्रिपलेट आपको दिया है तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे, सिंस स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, यहां पर क्या आपको लिखना है सेंटेंस में, सिंस स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग नंबर्स, देयरफॉर गिवन ट्रिपलेट कौन सा ट्रिपलेट यहां पर दिया है
4, 7 and 11 is not a पाइथागोरियन ट्रिपलेट। बात समझ में आ गई क्या? पाइथागोरियन ट्रिपलेट समझ में आया? तो चलिए अब इस पे एक क्वेश्चन मैं पूछूं, आप कोई ट्रिपलेट बताओ, आप कोई ट्रिपलेट बताओ जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो। तो कैसे बताएंगे? बहुत देर तक आपको सोचना पड़ेगा, बहुत देर तक हमको सोचना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग बता सकते हैं। लेकिन अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने का एक फार्मूला है, एक फार्मूला है। सपोज दैट वी हैव टू नेचुरल नंबर्स ए एंड बी, ये दोनों नेचुरल नंबर्स हैं। ए एंड बी आर एनी टू नेचुरल नंबर्स बट ए इज ग्रेटर देन बी। अच्छा, ये बात समझ में आ रही क्या? ये मैं क्यों बता रहा हूं? समझो मैं आपसे पूछ रहा हूं, चलो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताओ, तो कैसा ट्रिपलेट होना चाहिए? जिसमें स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड्स, दोनों इक्वल होना चाहिए ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो कैसे आप सोच के बताओगे? तो सोचने में टाइम लग सकता है, तो उसके लिए एक फार्मूला है। सपोज दैट वी हैव टू नेचुरल नंबर्स, ए एंड बी, कोई दो नेचुरल नंबर है और जिसमें ए जो है ना बी से बड़ा है, तो हम लोग तीन नंबर कैसे निकालेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए फर्स्ट नंबर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ट्वाइस ऑफ ए बी। अगर इस तरह से हम लोग निकालते हैं तो हमको पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिल जाएगा। अब आइए एग्जांपल समझते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या बताया? हमारे पास दो नेचुरल नंबर होना चाहिए और एक बड़ा नेचुरल नंबर है। तो चलो हमने ऐसे कंसीडर कर लिया, एक नेचुरल नंबर ले लिया 7 और दूसरा नेचुरल नंबर ले लिया 5। नेचुरल नंबर 7 एंड नेचुरल नंबर 5, दोनों नेचुरल नंबर है एंड यू सी 7 इज ग्रेटर देन 5। तो पहला कैसे निकालेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर बताओ 49 प्लस स्क्वायर ऑफ 5 कितना आ गया? 25। दोनों को प्लस करेंगे तो 49 प्लस 25 कितना आ गया? 9 प्लस 5 14, 4 प्लस 2 कितना? 6, 1 कैरी 7, मतलब एक नंबर क्या मिल गया? 74 मिल गया। अच्छा, सेकेंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो 49 माइनस 25, 5 का स्क्वायर 25। अब इसको माइनस कर दो, कितना आ गया? 24 आ गया। तो सेकेंड ट्रिपलेट का सेकेंड नंबर क्या मिल गया? 24। एंड थर्ड नंबर, हाउ टू फाइंड थर्ड नंबर? ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर। तो 7 5 जा 35, 35 2 जा कितना आ गया? 70। तो देख रहे हैं ना, तीन नंबर हमारे पास मिल गया। तो ये तीन नंबर से जो ट्रिपलेट बनेगा, ये तीनों नंबर से जो ट्रिपलेट बनेगा, कौन कौन सा नंबर है? 74 है और क्या है? 24 है एंड 70। तो यहां पर किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, ऑर्डर यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है। 74 इसके बाद आप 70 लिख दो, फिर 24 लिख दो, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। बट स्टूडेंट, दिस इज अ ट्रिपलेट एंड दिस इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है क्योंकि हमने फार्मूला से निकाला है। और आइए मैं चेक करके आपको बताता हूं, ऐसे मानने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं कि ये एक्चुअली पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है। तो बिगेस्ट नंबर इसमें क्या है? 74 है, स्क्वायर ऑफ 74, तो 74 का स्क्वायर, 74 का स्क्वायर क्या आ गया? 4 4 जा 16, 4 7 जा 28, 1 कैरी 29, 7 4 जा 28, 7 7 जा 49, 2 कैरी है, कितना आ जाएगा? 51 आ जाएगा। तो यहाँ 6, 9 प्लस 8 कितना हो गया? 17, 2 प्लस 1 3, 1 कैरी 4 हो गया, यहाँ पर 5। दिस इज द स्क्वायर ऑफ बिगेस्ट नंबर, बिगेस्ट मतलब लार्जेस्ट, 5476, 5476, दिस इज द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर। अब हम लोग क्या चेक करेंगे? स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग नंबर्स, रिमेनिंग नंबर्स क्या है? यही ना,
24 एंड 70, तो ये दोनों का सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग नंबर्स, ये 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 24? चलो 24 को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आएगा स्क्वायर। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 1 कैरी 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, कितना आ गया? ये 6 आ गया। 9 प्लस 8 कितना आ गया? 7, 1 कैरी 576, 576 is the square of 24 and 576 is the square of 24 and now 70 square of 70, 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49, 0 है तो यहाँ पर डबल 0 आ गया। 4900 is the square of 70। अब इसको दोनों को हम लोग प्लस कर लेते हैं। 4900 प्लस 576, 0 plus 6 is 6, this is 7, 9 plus 5 is 14, 1 कैरी, कितना आ गया दोनों को प्लस करने पर? 5476। तो अब यहां से आप देख पा रहे हो क्या? स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर इज दिस 5476 and sum of the square of remaining numbers is also 5476, therefore we can say student this is a Pythagorean triplet। तो कोई भी आपसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट पूछेगा तो आप बता सकते हैं ना, दो नेचुरल नंबर लेना है। ये फार्मूला आप याद रखो, दो नेचुरल नंबर कंसीडर करना हमको, एक नेचुरल नंबर बड़ा होना चाहिए, दूसरा छोटा होना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर कैसे निकालेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहला नंबर यहां से मिल गया जैसे हमने इधर निकाला 74। सेकेंड नंबर कैसे निकालेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थर्ड नंबर कैसे निकालेंगे? ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो इस तरह से हम बहुत सारा ट्रिपलेट बना सकते हैं जो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो चलिए इसके बाद हमको जो लेसन में पढ़ना है वो है 30 60 90 ट्रायंगल थ्योरम। 30 60 90 ट्रायंगल थ्योरम। नेक्स्ट क्या पढ़ना है? प्रॉपर्टी ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल, या इसी को हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं थ्योरम ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल। 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है और 9th स्टैंडर्ड में इस थ्योरम को प्रूफ भी किया है। तो हमको यहाँ पर प्रूफ नहीं करना है, सिर्फ इसका रिजल्ट देखना है कि किस तरह से इसको हम लोग अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट दिस इज नोन एज प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल। ऑल्सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज थ्योरम ऑफ 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल। आप चाहे थ्योरम बोलो चाहे आप प्रॉपर्टी बोलो, दोनों एक ही चीज है। तो चलिए ये होता है क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा है 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, मतलब कोई ट्रायंगल है। इन एनी ट्रायंगल इफ एंगल्स आर 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, इन एनी ट्रायंगल सपोज दैट दिस इज अ ट्रायंगल, इन दिस ट्रायंगल लेट दिस इज 30 डिग्री and this is 60 डिग्री and this angle is 90 डिग्री। अगर ऐसा सिचुएशन है किसी भी ट्रायंगल में, अगर उसके एंगल 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री है तो क्या होता है? इन एनी ट्रायंगल इफ एंगल्स आर 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री देन साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, then side opposite to 30 degree is half of the hypotenuse and side opposite to 60 degree is √3/2 times of the hypotenuse। तो आइए इसको जरा लिख के देखते हैं और इसको आप नोट करते चलेंगे। इन ट्रायंगल ABC एंगल A is 30 डिग्री, एंगल B is 90 डिग्री एंड एंगल C is 60 डिग्री। एंगल C कितना? 60। एंगल A 30, एंगल B 90, एंगल C 60। देन तो क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, तो आप देख पा रहे हैं क्या डायग्राम में? आप देख पा रहे हैं क्या? BC इज दिस साइड, BC इज अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री। दिस एंगल इज 30, इट्स अपोजिट साइड इज BC। देन BC
साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है? AC है। बात समझ में आई क्या? ये प्रॉपर्टी हमको अप्लाई करना है। बहुत सारा सम आएगा, क्वेश्चन आएगा जिसमें हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। ये प्रॉपर्टी कब अप्लाई होगी? जब किसी ट्रायंगल में उसके एंगल 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री होंगे तो हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। BC क्या है इसमें? अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री। दिस इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। AC क्या है? हाइपोटेनियस। अच्छा, दूसरी चीज इसमें क्या है? साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। अच्छा, 60 डिग्री के अपोजिट साइड, दिस एंगल इज 60 डिग्री, इट्स अपोजिट साइड इज AB, therefore side opposite to 60 degree AB is √3/2 times of the hypotenuse। तो बात समझ में आई क्या? ये थ्योरम समझ में आ गया। हमको डायरेक्टली इसका रिजल्ट अप्लाई करना है। यहां पर अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री एंड दिस इज अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री। तो याद हो गया क्या रिजल्ट? इन एनी ट्रायंगल इफ एंगल्स आर 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, देन साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस एंड साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनियस। अच्छा, एक और ऐसे ही हम लोग पढ़े हैं 9th स्टैंडर्ड में, प्रॉपर्टी ऑफ, कौन सी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी ऑफ 45 90 डिग्री ट्रायंगल। प्रॉपर्टी ऑफ 45 90 डिग्री ट्रायंगल सेम ऐसे ही है। मतलब उसमें एंगल्स कैसे होने चाहिए? 30 60 90, और इसमें एंगल कैसे होने चाहिए? 45 एंड 90 डिग्री। सपोज दैट वी हैव अ ट्रायंगल, दिस इज PQR, this angle is 90 and this angle suppose that 45 degree and this angle suppose that 45 degree। तो according to this theorem, according to this property, sides containing the right angles, sides containing the right angle, राइट एंगल ये है। राइट एंगल मीन्स क्या? 90 डिग्री। साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल, टू साइड्स, स्टूडेंट देयर आर टू साइड्स विच आर कंटेनिंग राइट एंगल। तो राइट एंगल क्या है? 90 डिग्री। इसको दो साइड कंटेन कर रही, PQ एंड QR। तो क्या मैं ऐसे लिख दूं PQ इज इक्वल टू QR लिख दूं? ये समझ में आए क्या आपको? अच्छा, नहीं समझ में आए तो इसको समझते हैं। स्टूडेंट 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल है तो उसका अपोजिट साइड भी इक्वल होता है। दिस इज कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। इन एनी ट्रायंगल इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अच्छा, 9th स्टैंडर्ड में दो ये जो हमने पढ़ा है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, क्या पढ़ा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। अच्छा, इसमें जरा डिफरेंस समझ लो। क्या? आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। अब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, डिफरेंस जानना जरूरी है क्योंकि जब हमको रीजन लिखना होता है ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम क्या है? आइसोसेलेस आपको मालूम है, अ ट्रायंगल इन विच एनी टू साइड्स आर इक्वल, यही ना? किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम क्या होगा? इन एनी ट्रायंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसमें दो साइड इक्वल है, पहले से दिया रहेगा, ध्यान से समझना। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम क्या है? इन एनी ट्रायंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब मैं कन्वर्स बोल रहा हूं। कन्वर्स क्या होगा? इन एनी ट्रायंगल इफ टू एंगल्स आर इक्वल, इन एनी ट्रायंगल इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पहले अगर दो साइड इक्वल दिया है तो आइसोसेलेस है, अगर दो एंगल इक्वल दिया है तो कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस है।
तो यहां पर आप देख रहे हैं ना, इन दिस ट्रायंगल टू एंगल्स आर इक्वल, two angles are equal, then their opposite sides are equal. By which theorem? By converse of isosceles triangle theorem. So student, PQ is equal to क्या हो जाएगा? QR. ये देख रहे हैं ना, this angle 45, this angle 45, this angle 45, its opposite side is PQ. this 45, its opposite side is QR. ये दोनों साइड इक्वल होगा, एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, 1/√2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनियस। तो ये रिजल्ट याद हो गया। इन एनी ट्रायंगल इफ एंगल्स आर 45, 45 एंड 90 डिग्री, देन कॉन्ग्रुएंट साइड्स, स्टेटमेंट हम ऐसे भी बोल सकते हैं, देन कॉन्ग्रुएंट साइड्स आर इक्वल साइड्स, these two sides are equal ना, because of they are opposite sides of equal angles। अरे दोनों साइड PQ और QR इक्वल एंगल के अपोजिट में है दोनों, therefore they are congruent, they are equal sides is 1/√2 times of the hypotenuse। तो ये दोनों क्लियर हो गया। तो चलिए इसको अब आप नोट कर डालिए, इसको हम लोग सम आएगा, क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। समझो कहीं पे इसको अप्लाई करना है तो हम लोग इसका रीजन क्या लिखेंगे, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ 45, 45, 90 डिग्री ट्रायंगल, एंड अगर ए कहीं अप्लाई कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री, एंड अगर इसको अप्लाई कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री। तो चलिए इसको अब आप नोट कर डालिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट हमको क्या पढ़ना है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। किसके बारे में पढ़ना है, सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो सिमिलैरिटी से उसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, और यह एक थ्योरम है। अब हम लोग एक थ्योरम से ये रिलेशन को समझेंगे। किसके रिलेशन को, सिमिलैरिटी और राइट एंगल ट्रायंगल के बीच में एक जो रिलेशन होता है उसको एक थ्योरम के थ्रू हम लोग समझेंगे, और इस थ्योरम का हम लोग ऐसे नाम, इसका नाम क्या लिखेंगे, सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम, या इसको हम लोग ऐसे, इस थ्योरम का नाम ऐसे भी लिख सकते हैं, थ्योरम ऑफ सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल। तो समझ में आए क्या, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सिमिलैरिटी और राइट एंगल ट्रायंगल का रिलेशन। So student, its statement is given that in a right angle triangle, if the altitude is drawn to the hypotenuse, then two triangles formed are similar to the original triangle and to each other। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं जरा, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, suppose that this is right angle triangle ABC. In this triangle angle B is 90 degree, therefore student this is a right angle triangle। In a right angle triangle, if altitude drawn, altitude वर्ड पे ध्यान देना, क्या मैं बोल रहा हूं, एल्टीट्यूड समझते हैं स्टूडेंट। दिस एल्टीट्यूड इज आल्सो नोन एज हाइट ऑफ द ट्रायंगल। चाहे आप एल्टीट्यूड बोल लो चाहे हाइट बोल लो, दोनों का मीनिंग सेम है, हाइट ऑफ द ट्रायंगल और वी कैन से एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। अब ध्यान से इसका स्टेटमेंट देखना, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल इफ एल्टीट्यूड ड्रॉन टू द हाइपोटेन्यूज, एल्टीट्यूड कहां पे ड्रॉ करना है, हाइपोटेनियस पे ड्रॉ करना है। तो एल्टीट्यूड यहां बी से इस पे हम लोग कहां, हाइपोटेनियस, दिस साइड AC इज हाइपोटेनियस, इस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया BD। स्टूडेंट दिस BD इज एल्टीट्यूड टू द हाइपोटेनियस AC। बात समझ में आए क्या, in triangle ABC this angle B is 90 degree, therefore this is a right angle triangle। altitude drawn to the hypotenuse, altitude कहां पे ड्रॉ करना है, हाइपोटेनियस में। then two triangles are formed, देख रहे हैं ना, दो ट्रायंगल यहां पर बन रहा है। these two triangles are similar to each other।
and also each triangle is similar to the original triangle। मतलब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम लोग हाइपोटेनियस पे अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो कहां अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं? हाइपोटेनियस पे। तो आप देख रहे हैं दो ट्रायंगल बन गया इसमें, दो ट्रायंगल बना क्या इसमें? ट्रायंगल एडीबी एंड ट्रायंगल बीडीसी। ईच ट्रायंगल इज सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल। अच्छा, ओरिजिनल भी ध्यान देना, ओरिजिनल ट्रायंगल कौन सा है? एबीसी। एबीसी क्या है? ओरिजिनल ट्रायंगल जो हमने स्टार्टिंग में कंसीडर किया। ईच ट्रायंगल इज सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल एंड आल्सो सिमिलर टू ईच अदर, और आपस में भी सिमिलर होते हैं। बात समझ में आई क्या? तो जब भी हम लोग कोई थ्योरम प्रूव करते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखते हैं? फर्स्ट पॉइंट क्या लिखते हैं? गिवन। फर्स्ट पॉइंट हो गया गिवन। तो गिवन अब कैसे लिखेंगे? गिवन स्टेटमेंट पढ़ के आपको दो चीज लिखने आना चाहिए, गिवन लिखने आना चाहिए और क्या लिखने आना चाहिए? टू प्रूव लिखने आना चाहिए। क्यों? उसी स्टेटमेंट में हमको दोनों चीज दिया रहता है, गिवन भी और टू प्रूव भी। इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल एल्टीट्यूड ड्रॉन टू द हाइपोटेनियस, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है तो गिवन में क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज 90 डिग्री। ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी क्या है? 90 डिग्री है। इट मींस स्टूडेंट दिस ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड दिस बीडी इज परपेंडिकुलर टू एसी। दिस बीडी इज परपेंडिकुलर टू द एसी। अच्छा, ये जो लिखा हमने, क्या लिखा? BD इज परपेंडिकुलर टू AC। BD इज परपेंडिकुलर टू AC। अगर मैं बोलूं इसको वर्ड्स में लिखना है तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट? BD इज एल्टीट्यूड टू द हाइपोटेनियस AC। मैथ्स की यही खूबसूरती है कि हम लोग बड़ी बड़ी चीजों को सिंबॉलिकली शॉर्टकट में लिख सकते हैं। यही मैथ्स की खूबसूरती है कि बड़ी चीजों को हम लोग सिंबॉलिकली बहुत छोटे में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब समझ में आया क्या? BD इज परपेंडिकुलर टू AC, एंगल B क्या है? 90 डिग्री है, देयरफॉर AC इज इट्स हाइपोटेनियस एंड BD इज परपेंडिकुलर टू AC। इट मींस स्टूडेंट दिस BD इज एल्टीट्यूड टू द हाइपोटेनियस AC। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? टू प्रूव। क्या प्रूव करना है? नेक्स्ट पॉइंट इज टू प्रूव। क्या प्रूव करना है? ईच ट्रायंगल मींस देखो ADB BDC, इसमें से दोनों ट्रायंगल, ईच ट्रायंगल इज सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल एंड आल्सो सिमिलर टू ईच अदर। तो ट्रायंगल, अच्छा इसको अलग अलग कलर से मैं आपको दिखाना चाहता हूं जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए, तो यहां पर देखिए एक ट्रायंगल ए है, एक ट्रायंगल ए है, ये रेड कलर से हमने बना दिया। क्या मालूम आपको कलर कैसा दिख रहा है? और दूसरा मैं इधर ब्लू कलर से बना दे रहा हूं, ये दूसरा ट्रायंगल हो गया। अब इसको बहुत ध्यान से देखना है। ईच ट्रायंगल इज सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल एंड दे आर सिमिलर टू ईच अदर। तो ट्रायंगल ADB, तो फर्स्ट हमको प्रूव करना है ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल। ओरिजिनल ट्रायंगल मालूम है ना? ABC, जो हमने स्टार्टिंग में कंसीडर किया है। दिस ट्रायंगल ABC इज ओरिजिनल ट्रायंगल एंड सेकेंड क्या प्रूव करेंगे? ये वाला ट्रायंगल कौन सा है? BDC। ट्रायंगल BDC is similar to the original triangle and also they are similar to each other and ADB is similar to triangle BDC। तो बात समझ में आई? ये तीनों चीज हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ बहुत इजी है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो एल्टीट्यूड और हाइट आपको समझ में आ गया। अगर किसी ने पूछा व्हाट इज द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल और व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल, तो क्या आप बताएंगे? इन एनी ट्रायंगल परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एनी वर्टेक्स टू इट्स अपोजिट साइड, then that perpendicular segment is known as altitude of the
ट्रायंगल, हाइट ऑफ द ट्रायंगल, मतलब किसी भी ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, इसको बोलते हैं हाइट ऑफ द ट्रायंगल, इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। अगर यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये भी एल्टीट्यूड हो गया, ये भी हाइट हो गया, यहां से ड्रॉ कर दिया, ये भी हाइट हो गया, एल्टीट्यूड हो गया। तो बात समझ में आ गई। तो चलिए एल्टीट्यूड हाइट क्लियर। तो अब इसके बाद टू प्रूव, इसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन इसमें करना नहीं है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, प्रूफ आ जाएगा। तो पहला हमको क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल एडीबी सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी। तो ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग कंसीडर कर ले रहे हैं इन ट्रायंगल एडीबी एंड ओरिजिनल ट्रायंगल एबीसी। अब ध्यान से देखना डायग्राम में, पहले तो आप ट्रायंगल एडीबी देखिए, एडीबी आपको दिखा क्या ट्रायंगल। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि एडीबी देखिए, तो दूसरा आपको बीडीसी एबीसी दिखना नहीं चाहिए, दिखना नहीं चाहिए। हमारा लक्ष्य जो है, हमारा एम क्या है, सिर्फ हमको वही देखना चाहिए, वही हमको दिखना चाहिए। तो कौन सा ट्रायंगल मैं बोल रहा हूं, ट्रायंगल एडीबी, ट्रायंगल एडीबी। इसमें देखो एंगल एडीबी 90 है, एडीबी की बात कर रहा हूं, ट्रायंगल एडीबी की बात कर रहा हूं, दिस एंगल एडीबी इज 90 डिग्री। यस। अब दूसरा ट्रायंगल आप देखिए, कौन सा ट्रायंगल, एबीसी, एबीसी, ये ओरिजिनल ट्रायंगल, ये दिखा क्या, इसमें भी एक एंगल 90 है। कौन सा 90 है, एंगल एबीसी 90 है। दोनों हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, रीजन क्या लिखेंगे, ईच एंगल इज 90 डिग्री। एंड अब फिर से देखो, इन ट्रायंगल एडीबी, इन ट्रायंगल एडीबी एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए, एबीसी में भी एंगल ए है। तो एंगल ए तो दोनों में है ना, किसमें, दोनों मतलब क्या, एडीबी एंगल ए है, एबीसी एंगल ए है, कॉमन एंगल। तो यहां पर इसका रीजन क्या लिख देंगे, कॉमन एंगल। तो चलिए यहां पर लिख दिया कॉमन एंगल। देयरफॉर, अच्छा अब यहां से बताइए, इफ टू पेयर्स ऑफ एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन वी कैन से ट्रायंगल्स आर सिमिलर। देयरफॉर स्टूडेंट ट्रायंगल एडीबी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी, दोनों सिमिलर हो गए। तो चलिए अच्छा यहां टेस्ट भी लिखना है, कौन से टेस्ट से, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ये फर्स्ट वन प्रूव्ड हो गया, फर्स्ट वन इज प्रूव्ड। तो यहां पर हम लिख देंगे फर्स्ट वन इज प्रूव्ड, फर्स्ट वन इज प्रूव्ड। चलिए अब सेकंड हम लोग देखते हैं, सेकंड क्या प्रूव करना है। सेकंड आपको दिख रहा है क्या, ट्रायंगल बीडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल BDC is similar to triangle ABC. Now we will consider these two triangles. Now in triangle BDC and triangle ABC, triangle BDC and triangle ABC. अब दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखो, कौन कौन से ट्रायंगल को, BDC एंड ABC। BDC इसमें देखा ब्लू कलर से, हमने तो ब्लू कलर से बनाया है, अब आपको कौन सा कलर दिख रहा है मालूम नहीं। तो ये है BDC, तो BDC में कौन सा एंगल 90 डिग्री है, यही ना, ये वाला एंगल BDC, दिस एंगल इज 90 डिग्री। दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC। अरे ट्रायंगल ABC, ये देखो ट्रायंगल ABC में एंगल 90 है। अब इसका रीजन क्या लिखेंगे, ईच एंगल इज 90 डिग्री। एंड स्टूडेंट इन ट्रायंगल BDC, ध्यान से देखो अभी, ट्रायंगल BDC, इन ट्रायंगल BDC एंगल C एंड इन ट्रायंगल ABC एंगल C, एंगल C कॉमन है क्या दोनों में, तो कॉमन है, तो यहां लिखेंगे एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। इसका रीजन क्या लिखोगे, कॉमन एंगल, क्या रीजन लिखेंगे, कॉमन एंगल। देयरफॉर वी कैन से ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। कौन से टेस्ट से, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ये चीज आपको समझ में आ गई।
अच्छा, सिमिलरिटी लेसन में हमने एक चीज बताया था, जब आप ये सिमिलर का सिंबल लगाते हो तो 1 to 1 करिस्पॉन्डेंस एकदम प्रॉपर होना चाहिए। समझो ये दोनों लेसन में, फर्स्ट लेसन सिमिलरिटी, सेकेंड लेसन पाइथागोरस थ्योरम, अगर आपको 1 to 1 करिस्पॉन्डेंस प्रॉपर लिखने नहीं आ रहा है तो फिर बहुत मुश्किल है, सम आप नहीं कर पाओगे। ये अगर 1 to 1 करिस्पॉन्डेंस रॉन्ग हुआ तो पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा, आगे आप नहीं कर पाएंगे, पूरा रॉन्ग करेंगे। तो यहां से जैसे हमने ए डी बी एंगल ए बी सी, तो उसी ऑर्डर में होना चाहिए, हमने अच्छे से फर्स्ट लेसन में पढ़ा है। तो चलिए अब यहां से थर्ड वन क्या हमको प्रूव करना है, ट्रायंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी, ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल BDC। तो यहां देखो फर्स्ट हमने प्रूव किया है ट्रायंगल ADB किसके सिमिलर है, ABC के, एंड आल्सो ट्रायंगल BDC सिमिलर टू ABC। तो हमने एक ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी पढ़ा है, ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी क्या पढ़ा है, चलिए यहां पर देखते हैं। If first triangle is similar to second triangle and second is similar to third triangle, then we can say student first triangle is similar to third. This property is known as transitivity. This property is known as transitivity. लेकिन यहाँ पर हमको ट्रांजिटिविटी लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ देखो ये जो ADB है, जो नाम बोल रहा हूं उसको ध्यान देना, ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ADB किसके सिमिलर है, ABC के, एंड आल्सो BDC सिमिलर टू ABC। मतलब दो ट्रायंगल है और ABC के सिमिलर दोनों हैं, इसका मतलब दोनों आपस में सिमिलर होंगे। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। तो चलिए इसको 1 हमने लिख दिया और यहां पर हमने इसको क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या लिखो यहां पर, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दिस ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDC, इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDC। अब यहां पर क्या लिखेंगे, थर्ड वन इज प्रूव्ड, और टोटल क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। आपकी पूरा थ्योरम प्रूफ हो गई। तो बात समझ में आई क्या? अच्छा, इसमें थ्योरम बहुत इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं। एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे, थर्ड वन तो देखो ये दोनों के हेल्प से थर्ड वन प्रूफ हो गया, उसमें कुछ लिखना ही नहीं पड़ा, और इसमें जैसे प्रूफ किया सेकंड भी वैसे प्रूफ कर दिया। विशेष ध्यान क्या रखना है, 1 to 1 करिस्पॉन्डेंस ना वो प्रॉपर होना चाहिए। मैं बार बार उस पे आपको बोल रहा हूं कि 1 to 1 करिस्पॉन्डेंस आपका एकदम प्रॉपर होना चाहिए। तो अब आप इस थ्योरम को नोट कर डालिए। ओके माय डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। 9th स्टैंडर्ड में रेशियो एंड प्रोपोर्शन लेसन था, उसमें हमने ज्योमेट्रिक मीन निकालना सीखा। ज्योमेट्रिक मीन जो हमने पढ़ा है एक्चुअली अब 9th स्टैंडर्ड में अलजेब्रा में था, तो उसको हमने अलजेब्राइक वे में पढ़ा था, अलजेब्राइक वे में पढ़ा था। अभी वही दोनों एक ही चीज है, अलग नहीं है। जो हमने 9th में पढ़ा ज्योमेट्रिक मीन, वही ज्योमेट्रिक मीन ए भी है, बट दिस इज इन ज्योमेट्रिकल वे एंड वी स्टडीड इन 9th स्टैंडर्ड इन अलजेब्राइक वे। तो 9th स्टैंडर्ड में जो ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा है ना, उसका एक और नाम वहां पर था, मीन प्रोपोर्शनल। वहां एक और नाम से जानते थे इसको, क्या, मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ द फॉलोइंग 2 नंबर्स, या फिर फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा, तो चलिए एक क्वेश्चन इस पे हो जाए ज्योमेट्रिक मीन पर, 9th स्टैंडर्ड में था, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 18 and 8। फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 18 and 8। कैसे फाइंड आउट करते थे, इसका फार्मूला था ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू अंडर रूट प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट कितना आएगा 144, तो ज्योमेट्रिक मीन कितना आ गया 12 आ गया। बात समझ में आई क्या? ऐसे हम लोग 9th स्टैंडर्ड में निकालते थे।
अच्छा एक चीज और, ये मीन प्रोपोर्शनल इसका नाम कब रखा? इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन वी कैन राइट ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। तो यहां से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था b इंटू बी, बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए सी। तो यहां पर जो b स्क्वायर है ना, b स्क्वायर दिस b इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड c। ये ध्यान देना, अभी मैं इससे रिलेट करूंगा। b इज, ये देखो इधर रूट में लिखा है, तो यहां पर हम लोग इसको रूट में ले सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड, b इज इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू सी। तो ये जो b है ना, ये ज्योमेट्रिक मीन है। किसका ज्योमेट्रिक मीन है? a एंड c का, a एंड c का। तो चलिए 9th की बात हो गई। आइए, ये हमने अलजेब्राइक वे में पढ़ा है, अब इसी चीज को हम लोग ज्योमेट्रिकल वे में पढ़ते हैं। इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, in any right angle triangle, तो ज्योमेट्रिक मीन भी हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होगा। इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल इफ परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द हाइपोटेनियस फ्रॉम इट्स अपोजिट वर्टेक्स, स्टूडेंट दिस इज हाइपोटेनियस, एंड हाइपोटेनियस AC इट्स अपोजिट वर्टेक्स इज B से इस पे क्या किया? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो हाइपोटेनियस को देखो दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दो इक्वल पार्ट नहीं, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है हाइपोटेनियस, AD और DC में। तो यहां पर जो BD है ना, दिस BD इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेगमेंट AD एंड DC। बात समझ में आई क्या? ये चीज आपको समझ में आ गई। इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल इफ परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द हाइपोटेनियस टू इट्स अपोजिट वर्टेक्स, हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर कहां से ड्रॉ करेंगे? टू इट्स अपोजिट वर्टेक्स, देन दिस BD इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ AD एंड DC। ये BD क्या है? ज्योमेट्रिक मीन है। किसका ज्योमेट्रिक मीन है? AD और DC का। तो थ्योरम कुछ इस तरह से आ सकता है, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री, एंगल B इज 90 डिग्री। अच्छा, इतना जो लिखा है इसको हम लोग सेंटेंस में ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, एंड BD इज परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनियस AC, देन प्रूव दैट BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू DC। ये प्रूव करना है, BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू DC। बात समझ में आई? चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो जब प्रूव करोगे तो फर्स्ट क्या लिखोगे? गिवन क्या लिखेंगे? यही जो इंफॉर्मेशन दिया है, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड BD इज परपेंडिकुलर टू AC। अच्छा, ये जो टू प्रूव दैट लिखा है इसको कहाँ लिखेंगे? टू प्रूव में। किस में लिखेंगे? टू प्रूव में। क्या प्रूव करना है? BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू DC, ओके। तो चलिए, कंस्ट्रक्शन इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रूफ। तो जो अभी हमने थ्योरम पढ़ा, इसके पहले क्या पढ़ा? थ्योरम ऑफ सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। आपको याद है? थ्योरम याद है क्या? इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल एल्टीट्यूड ड्रॉन टू द हाइपोटेनियस, देयरफॉर टू ट्रायंगल्स आर फॉर्म्ड, ईच ट्रायंगल इज सिमिलर टू ओरिजिनल ट्रायंगल एंड आल्सो दे आर सिमिलर टू ईच अदर। ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर भी होते हैं। ये ट्रायंगल कौन सा? ADB इज सिमिलर टू BDC। तो यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDC। ये बात समझ में आई क्या? ADB सिमिलर टू ट्रायंगल BDC। अब इसका रीजन क्या लिखोगे? बाय थ्योरम ऑफ सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल, by this theorem of similarity and right angle triangle, right
एंगल ट्रायंगल, ये इसका रीजन हो गया। अच्छा, अब हम लोग सिमिलैरिटी लेसन में पढ़े हैं, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर करिस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, AD अपॉन AD, इसका करिस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, BD, AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू, मैं ऐसे लिख दूं क्या, BD। अब BD का करिस्पॉन्डिंग साइड बताओ, BD का करिस्पॉन्डिंग साइड DC, हमको दो ही साइड की जरूरत है, इसका रीजन क्या लिखें, करिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, BD इंटू BD, BD इंटू BD क्या आ जाएगा, BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD इंटू DC, हेंस प्रूव। समझ में आए क्या। एंड दिस BD, हमने एक चीज बता दिया, ये जो BD है ना, ये ज्योमेट्रिक मीन है, BD इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ AD एंड DC। अच्छा, उससे मैं बोला था रिलेट करने के लिए, तो देखो AD क्या है, सेगमेंट है। अब सेगमेंट है तो इसका कोई लेंथ होगा ना, सेगमेंट है तो कोई लेंथ होगा। समझो इसका लेंथ कितना हो गया, इसका लेंथ सपोज दैट X and its length DC is Y and this BD suppose that this is A। तो यहाँ A की वैल्यू रखा, BD ज्योमेट्रिक मीन है BD स्क्वायर, तो BD की जगह A रखेंगे तो A स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू AD क्या है X इंटू DC क्या है Y। देखो वैसे ही आया, वहां पर हमने ABC कंसीडर किया, यहाँ पर XY और A कंसीडर किया है। बात समझ में आई क्या, मतलब जो हमने 9th में पढ़ा था ज्योमेट्रिक मीन, वही चीज है, वो 9th में अलजेब्राइक वे में है, यहाँ पर ज्योमेट्रिकल वे में हम लोग समझ रहे हैं। तो अंडरस्टूड ना, नाउ नोट डाउन दिस। नाउ स्टूडेंट प्रैक्टिस से 2.1। अच्छा, एक चीज बाकी है इसमें अभी, पाइथागोरस थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स। इसी एक्सरसाइज के पहले हैं और हमको पढ़ना था, लेकिन हम लोग अभी एक्सरसाइज के कुछ सम करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में पाइथागोरस थ्योरम और उसका कन्वर्स हम लोग पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए 2-3 सम कर लेते हैं। तो पहला देखिए, फर्स्ट प्रैक्टिस से 2.1 एंड इट्स फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई विथ रीजन विच आर द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आइडेंटिफाई करना है, मतलब आपको चेक करना है कि जो ट्रिपलेट दिया है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है। बात समझ में आई गई क्या। अभी हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़ा है तो हमने पूरा अच्छे से उसमें समझा है, बस वही आपको काम इसमें करना है कि जो ट्रिपलेट दिया है उसको हमको चेक करना है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है, उसका रीजन भी लिखना है। अच्छा, रीजन में एक चीज़ बताऊं तो अच्छा, पहले कैसे इसको सॉल्व करोगे, स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर 5 है, तो इसका क्या आ गया, ये हो गया 1, स्क्वायर आ गया 25, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड्स, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड दिस इज 9 प्लस स्क्वायर ऑफ 4 इज 16, इसको भी प्लस कर दिया 25 आ गया। लेट दिस इज इक्वेशन 2। नाउ फ्रॉम 1 and 2 we can write square of 5 this is equals to 3 square plus 4 square। अब यहाँ पर रीजन लिखेंगे since square of the largest number is equals to the sum of the square of remaining numbers therefore given triplet is a Pythagorean triplet। समझ में आ गया। सारे क्वेश्चन ऐसे आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके मुझे कमेंट में आप बताओगे कि आपको आ गया सब कि कुछ बाकी है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो सेकंड देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन इज इन फिगर स्टूडेंट, फिगर इज गिवन दैट दिस इज फिगर ट्रायंगल यन, दिस इज यन and this is P and this angle MNP is 90 degree and this is perpendicular, NQ is perpendicular to the hypotenuse MP and क्या क्या गिवन है उसको हम लोग इंफॉर्मेशन में लिख लेते हैं। गिवन दैट एंगल MNP is given that 90 डिग्री, जैसा आप ट्रायंगल में देख रहे हैं MNP स्टूडेंट, दिस एंगल इज गिवन दैट 90 डिग्री एंड सेगमेंट NQ, डायग्राम में देखो NQ इज परपेंडिकुलर टू MP MQ इज गिवन दैट 9, MQ
ये वाला सेगमेंट देखो, इसका लेंथ दिया है कितना, 9 दिया है, एंड QP इज गिवन दैट 4। QP कितना दिया है, 4। QP देखो इधर का है 4 दिया है। देन फाइंड NQ, क्या फाइंड आउट करना है, NQ फाइंड आउट करना है। NQ आपको डायग्राम में दिख रहा है। डायग्राम देखते ही तुरंत आपको समझ में आना चाहिए, सर इसमें तो ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल इफ परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द हाइपोटेनियस टू इट्स अपोजिट वर्टेक्स। NQ क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है, किसका, MQ और QP का। तो यहां पर क्या आप लिखोगे, इन ट्रायंगल MNP, कौन से ट्रायंगल में, MNP में। कौन सा एंगल 90 है, एंगल MNP 90 है। क्या परपेंडिकुलर है, NQ परपेंडिकुलर है, किस पे परपेंडिकुलर है, MP पे परपेंडिकुलर है। बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन NQ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, अप्लाई करने आ गया ना, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं वो लिखने आ गया कि आपको, दिस इज ज्योमेट्रिक मीन, देयरफॉर इट्स स्क्वायर NQ स्क्वायर दिस इज इक्वल टू MQ इंटू क्या हो जाएगा, QP, MQ इंटू QP। तो वैल्यू इसमें दिया है, MQ QP दिया है तो वैल्यू रख दो। NQ स्क्वायर MQ इज गिवन दैट 9 एंड QP इज गिवन दैट 4। तो NQ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 9 4 जा 36, दिस इज NQ स्क्वायर। बट वी विल फाइंड ओनली NQ, नॉट NQ स्क्वायर, वी विल फाइंड ओनली NQ। सो टेकिंग इट्स स्क्वायर रूट, यहां पर क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ द साइड्स, NQ स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, NQ, और 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 6 होगा। अच्छा एक यहाँ पर डाउट है, हमने सीखा है कि जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं तो प्लस भी होता है माइनस भी होता है, लेकिन हमने यहाँ पर प्लस लिया है। क्यों प्लस लिया है स्टूडेंट, NQ इज अ सेगमेंट, NQ क्या है, सेगमेंट है, एंड लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट इज ऑलवेज वी कंसीडर एज अ पॉजिटिव। तो कोई भी सेगमेंट है उसका लेंथ कैसा कंसीडर करना है, पॉजिटिव कंसीडर करना है। सो वी विल कंसीडर हियर पॉजिटिव साइन। तो NQ इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक आप लोग एक्सरसाइज ट्राई करते रहो। थैंक यू।